ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पवन की बातें सुनकर मैं चिंतित हो गया कि अब क्या करूं। ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी। मैंने पवन से कहा, पर सुल्ताना यहां आई क्यों है? पवन ने कहा, मैंने सुल्ताना को शैतानों के राजा से बात करते हुए सुना कि बदर नाम का एक लड़का राजकुमारी को कैद से छुड़ा कर ले गया। वो सिर्फ राजकुमारी को पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो मंगल ग्रह पर भी गई थी और उसकी माता को पकड़कर बंदी बना लिया। वो ये जानती है कि तुम मायावी शक्तियों से परिपूर्ण हो, पर ये नहीं जानती कि वो शक्ति तुम्हें अंगूठी से मिली है। वो राजा से विवाह करके इन बच्चों की बलि देना चाहती है, जिससे उसे अपार शक्ति मिलेगी, पर बाद में जब राजा को मारेगी तो उसकी शक्तियां भी उसे मिल जाएंगी। फिर वो तुम्हें पकड़ना चाहेगी। मैंने कहा, पर उसने समय की यात्रा की कैसे? पवन ने कहा, जब तुम राजकुमारी को ले आए तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसने उसी समय काले पिरामिड में जाकर राजा को बुलाया। शैतानों के राजा वहां पर आए और सिर्फ ये कहा कि उसने राजकुमारी ही नहीं बल्कि उसकी माता और तुम्हारी बहन को भी उस कैद से मुक्त करा दिया है। ये सुनकर उसने भविष्य में आने की मांग की। शैतानों के राजा उसे भविष्य में ले आए। वो अपनी शक्ति से यहां नहीं आई है। मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। मैंने पवन से कहा, तुम और ये सभी परियां सिर्फ बच्चों का ध्यान रखो। मैं अभी जाकर उनका ये खेल समाप्त करता हूं। मैंने मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही मक्खी का रूप धारण किया। मैं वहां से उड़कर उनके महल की ओर जाने लगा। सूखे मरुस्थल में सिर्फ एक बालू से बना महल था। मैं झट से पहुंचा। मैंने देखा कि जगह जगह पर पहरा है। मैंने छुपते छुपाते महल में प्रवेश किया। मैंने देखा कि महल में अफरा तफरी मची हुई है। सभी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं झट से राजा के कक्ष में पहुंचा। राजा भी युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। उस कक्ष में उसके अलावा और कोई नहीं था। मैंने झट से बाहर खड़े पहरेदार जैसा रूप धारण किया। पहरेदार का सर लोमड़ी का था और शरीर इंसान का। मैं झट से उसी रूप में आ गया। मैंने राजा से कहा, क्या ये कवच पहनने में आपकी मदद करूं? राजा ने मुड़कर मुझे देखा। वो देखने में बहुत ही खतरनाक था। उसका सर भैंसे का था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और बड़े बड़े सींग थे। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। ये कवच मेरी गर्दन पर लगा दो। मैं जानता था कि शरीर के बजाय गर्दन पर कवच क्यों लगाना चाहते हैं ये। मैंने कवच उठाया और राजा के पीछे खड़ा हुआ कवच लगाने के लिए। मैंने आगे से गर्दन पर कवच रखा और दूसरे हाथ से सरिया निकालकर पीछे की ओर से सरिया गर्दन में घुसा दिया और सरिया उसके गर्दन को भेदते हुए आगे की तरफ बाहर निकल गया। वो चिल्ला भी नहीं पाया। मैंने सरिया उसकी गर्दन से निकाला तो वो जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़प रहा था। मैंने फिर से आगे से सरिया उसकी गर्दन में घुसाया और जोर लगाकर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। मैंने तुरंत ही उस राजा का रूप धारण कर लिया। मैं धीरे से वहां से बाहर निकला। लोमड़ी के सिर वाले पहरेदार ने झुककर मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे कहा, सुल्ताना कहाँ है? उस पहरेदार ने कहा, सुल्ताना अभी युद्ध के लिए तैयार होने अपने कक्ष में गई है। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहां से निकला और एक शैतान को लेकर सुनसाने में गया और सरिये से वार करके उसे मार दिया। मैं तो उनके राजा के रूप में था, इसलिए वो आसानी से मेरे बिछाए हुए जाल में फंसने लगे थे। मैंने सभी शैतानों को अलग अलग ले जाकर मार दिया। जितने भी शैतान थे सभी मारे गए। अब कोई नहीं बचा था। सिर्फ बचा था वो लोमड़ी के सिर वाला पहरेदार और वो सुल्ताना। पहरेदार मेरे पास स्वयं आया और कहा, आपने मेरा रूप धारण करके राजा को मारा, ये मैंने देखा था। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, फिर उसने मुझे चुप कराते हुए कहा, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये सब सुल्ताना की बातों में आकर गलत रास्ते पर जा रहे थे। हमारी जाति का विनाश इसके कारण ही होना था। जो अच्छे लोग थे वो राजा से और हमसे दूर चले गए। मेरे साथी यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। मैं यहाँ से इसलिए नहीं गया था कि मेरे पिताजी पहले यहाँ के राजा थे। इस सुल्ताना के कहने पर ही मेरे पिताजी को इसने मारा और खुद राजा बन गया। मुझे इसने गुलामी की जिंदगी दी। चाहो तो आप मुझे भी मार सकते हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम अच्छे हो। अब से तुम यहाँ के राजा हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ,
आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आज से मैं आपका गुलाम हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम गुलाम नहीं हो, यहां इस ग्रह के राजा हो और मेरे मित्र हो। मैंने कहा, तुम जाओ और अपने सभी साथियों को लेकर आओ जो अच्छे लोग हैं और सुखी से रहें। उसने कहा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसने अपने हाथ में पहने हुए कंगन को रगड़ना शुरू किया। कुछ ही समय में कुछ अच्छे लोग वहां आ गए। वो सभी बड़े आकार के थे। सिर भले जानवर का था पर दिल साफ था, इसलिए उन्हें शैतान कहना गलत था। मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास समय चक्र की यात्रा करने की शक्ति है? उसने कहा, नहीं, ये शक्ति सिर्फ मेरे पिताजी और इस राजा के पास थी, पर हम लोगों में किसी के पास ये शक्ति नहीं है। अगर आप कहो तो हम सुल्ताना को मारने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, पर मुझे सुल्ताना को मारना नहीं है। अगर मैं सुल्ताना को मारूंगा तो ये वर्तमान बदल जाएगा, ये राजा फिर से जीवित हो जाएगा, तुम फिर से इसी दरवाजे पर पहरा देते हुए दिखोगे। मैं सुल्ताना को फिर से उसी समय में छोड़ कर आता हूँ। भले ही आप लोगों को कितना भी पुकारे, आप लोग नहीं जाएंगे। उस पहरेदार ने कहा, तुम समय चक्र में फंसे हुए हो। आप जैसे ही वहां सुल्ताना को छोड़कर आओगे, उसी समय ये मरा हुआ राजा फिर से उसे यहाँ उठा लाएगा। तुम भूतकाल को कैसे बदलोगे? तुम उस सुल्ताना को उस समय वहां छोड़ो जब वो राजा के साथ यहाँ आ गई थी। यदि उस समय के बाद तुम उसे वहां छोड़कर आओगे तो ये दोबारा नहीं आ सकती। हाँ, तुम वहां जाने के बाद उस काले पिरामिड में जाना। वहां एक बहुत छोटा सा घंटा है, जिसे बजाते ही यहाँ का राजा फिर से वहां उसे लेने पहुंच जाएगा। तुम उस घंटे को वापस लेते आना, पर उस जगह की शक्ति वैसे ही रहेगी। सुल्ताना वहां पर लोगों की बलि देती रहेगी और वर्षों तक जीवित रहेगी। मैंने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो जीवित रहे, तभी तो वर्तमान ऐसा ही रहेगा। मैंने तुरंत अपना रूप बदला और फिर से उसी राजा के रूप में आ गया जिसे मैंने मार दिया था। सभी नीचे ही खड़े थे और मैं सुल्ताना के कमरे में गया। सुल्ताना भी युद्ध के लिए तैयार थी। मेरे अंदर आते ही उसने चिल्लाकर कहा, मुझे किसी भी तरह बदर और वो राजकुमारी चाहिए। इसके लिए उन बच्चों की जरूरत है, बलि देने के लिए। आज मेरी जरूरत है तो तुम देरी कर रहे हो। लड़ने से तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। मैंने कहा, क्या तुम मुझे कायर समझती हो? क्या मैं लड़ नहीं सकता? अरे मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी लड़ाई लड़ लूंगा, बस डरता हूं तो तुम्हारे हुस्न से। पैर कांपते हैं तुम्हारे गुस्से को देखकर। बस तुम मेरा साथ दो और मेरे हाथों में अपना हाथ दो। सुल्ताना ने हंसते हुए मेरे हाथों में अपना हाथ दिया और कहा, ये आज इंसानों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मैंने बिना कुछ कहे मंत्र पढ़ा और उसे उसी समय में ले गया जब सुल्ताना को लेकर राजा उस ग्रह पर गया था। जैसे राजा भूतकाल में सुल्ताना को लेकर गया और उसके बाद मैं उसे लेके गया, वो मेरी ओर घूर घूर के देख रही थी। मैंने बस उसे एक झापड़ मारा और वो बेहोश हो गई। मैंने उस पिरामिड से वो छोटा सा घंटा उठा लिया। तुरंत ही मैंने मंत्र पढ़ा और वर्तमान में उसी कमरे में आ गया। मैं कमरे से बाहर आया, सभी मुझे ध्यान से सिर्फ देख रहे थे। मैं जैसे ही अपने असली रूप में आया, सब खुशी से उछल पड़े। मैंने तुरंत जाकर राजकुमारी की माता को कैद से निकाला। मैंने नए राजा को उसके पद पर बिठाया और कहा, परियों के साथ मिलकर रहो, तभी तुम्हारा ग्रह सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा। तुम्हारे पास ताकत है और बुद्धि भी। उन परियों के पास जादुई शक्ति है, साथ मिलकर रहो। मैंने तुरंत ही राजकुमारी की माता का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ा। तुरंत ही पलक झपकते हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए। उन्हें वहां के राजा जी के पास छोड़कर वापस उसी ग्रह पर आया। मैं परियों के पास जाकर उनसे मदद के लिए शुक्रिया कहा। सभी ने मुझे भी शुक्रिया कहा। परियों की रानी धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई। उन्होंने कहा, चाहो तो तुम यहाँ कुछ दिन रह सकते हो। मैंने कहा, नहीं, इन बच्चों के माता पिता बहुत बुरे हाल में हैं, मुझे पहले इन बच्चों को उनके घर पहुंचाना है। परियों की रानी ने कहा, सही इंसान के लिए हम सही तोहफा लाए हैं। मैंने थाली में देखा तो एक सोने का कड़ा था। मैंने उस कड़े को हाथ में लिया और कहा, इसकी क्या जरूरत थी? परियों की रानी ने कहा, ये कड़ा पहन लो। ये कड़ा कोई साधारण कड़ा नहीं है। इसे पहनकर हाथ से रगड़ने पर व्यक्ति दिखाई नहीं देता, पर रहता वही है। मैंने खुशी से तुरंत उसे पहन लिया और सभी हंसने लगे। मैंने सभी बच्चों को साथ लिया। मैंने कहा, इनकी वजह से धरती पर सभी को यहाँ पर घटित घटना मालूम हो जाएगी। ये लड़का तो मेरे बिल्डिंग में ही रहता है,
मेरे मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा। परियों की रानी ने कहा, मैंने इन सभी के खाने में ऐसा रस मिला दिया था जो यहां से इनके बाहर जाते ही स्मृति भुला देगा। धरती पर पहुंचते ही इन्हें लगेगा कि वो निद्रा से जागे हैं, पर यहां इतना बड़ा यान नहीं है कि सभी को बैठाकर ले जाओ। मैंने सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा और मंत्र पढ़ते ही हम सभी पृथ्वी पर उस समुद्र के किनारे आ गए। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर हैरान थे, जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया और बच्चों के वहां पर होने की खबर दी। पवन भी वहां की यादें वहीं छोड़ आया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिया। जैसे ही अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो देखा बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। मुझे लगा किसी के घर में कुछ हुआ तो नहीं है, चलकर देखते हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मेरे घर से भी झगड़े की आवाज आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो क्या देखा, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।